हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 ICSC, हाउ यू पीपल। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। याद होगा, कुछ रिवाइज किया है या नहीं? क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टिंग टिश्यू। यही कंसेप्ट आप लोग लास्ट क्लास में भी पढ़कर आए हैं, क्लास 7th में, है ना। और सेम जो टिश्यूज़ हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़, वो यहाँ क्लास 8th में भी हैं। तो कंडक्टिंग टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ थे जो कि कंडक्शन का काम कर रहे थे। कंडक्शन मींस ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर आपने जाइलम पढ़ा था, फ्लोएम पढ़ा था। रिवाइज साथ साथ करते रहें, ठीक है। टेस्ट जो होते हैं उन्हें ज़रूर दें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इन बातों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अभी जैसे सिचुएशन चल रही है इसमें इसी तरीके का जो रिवीजन है ना, और ये जो टेस्ट वगैरह है, यही चीज़ें जो है आप लोगों को हेल्प करेंगी। बात समझ में आ रही है ना? तो इन बातों का आप लोग थोड़ा ध्यान रखो। ओके, सो कंडक्टिंग टिश्यू आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, जाइलम फ्लोएम वगैरह। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फूड ट्रांसपोर्टेशन। तो फूड ट्रांसपोर्टेशन में फ्लोएम का रोल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फ्लोएम है वो कैसे फूड को फूड को कैरी करता है फ्रॉम लीव्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और इसमें आप लोगों को स्पेशली बताया था कि जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए बनता है। अब बनता तो फोटोसिंथेसिस से है, लेकिन वो कौन सी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, बिकॉज स्टार्च इज़ इनसॉल्युबल। ये बातें बताई गई थी आप लोगों को, ठीक है। तो इनसॉल्युबल होने की वजह से वो पानी में जब सॉल्युबलाइज ही नहीं होगा तो कैरी भी नहीं होगा। इसलिए ऐसा कोई फूड हमें चाहिए जो कि वाटर में आसानी से डिज़ोल्व हो जाए और लीव से वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जा सके, ठीक है। तो वो कौन सी फॉर्म थी? सुक्रोज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। फूड ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया था। इसके बाद वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग सीख रहे थे कि पानी जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ओके भाई क्लास, तो यही आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, आज ख़त्म ही है ये चैप्टर ऑलमोस्ट। हाँ जी, तो पहले मैं थोड़ा याद दिला दूँ। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों ने रूट सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर समझा था, ठीक है। इसमें आप लोगों को बताया था कि ये सपोज ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से नीचे वाला पार्ट जो होता है उसे रूट सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले आती है प्राइमरी रूट, इसी प्राइमरी रूट से ब्रांचेस निकलती हैं कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट, ठीक है। लेटरल रूट्स भी बोल देते हैं। और यही सेकेंडरी रूट्स जो हैं फिर फर्दर इनसे और ब्रांचेस निकलती हैं कॉल्ड एज टर्शरी रूट्स, ठीक। इन्हीं रूट्स को हमने डिटेल में इनका स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्या कि ये जो रूट्स होती हैं, सपोज ये मार्कर आप लोग को एग्जाम्पल भी दिया था, इसको थोड़ी देर के लिए आप रूट समझ लो। तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इस आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो थी वो बताई गई थी कि एपिडर्मिस कुछ इस तरीके से सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स, और इन्हीं की एक्सटेंशन जो निकल रही है, एक्सटेंशन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ कुछ फॉरवर्ड हो रही है, उसी को ही आगे बोल दिया रूट हेयर, ठीक है। तो यही रूट हेयर जो है यहाँ पर थी सॉइल, सॉरी इस जगह नहीं आएगा, ये हो गई सॉइल, और सॉइल में क्या प्रेजेंट है? वाटर और मिनरल्स। फाइन, तो इतना आप लोगों को बताया गया था। अब वाटर और मिनरल्स की बात जो हो रही थी उस दौरान ही आप लोगों को टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी पढ़ाए थे कि ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये कॉन्सेप्ट चल रहा था, ठीक है। इसको एक बार और देख लेते हैं। देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं लगता। एनर्जी हमारी सेल्स में कौन सी फॉर्म में स्टोर करती हैं? एटीपी की फॉर्म में स्टोर करती है। आप लोगों को बताया गया था लास्ट क्लास में कि ये सपोज सेल है, इस सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलते हैं? एटीपी। यही एटीपी रप्चर करते हैं, और जब रप्चर करेंगे तो खूब एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का कोई
खर्चा नहीं आता, मतलब यहाँ से कोई सामान यहाँ पर लेकर जाना है, ठीक। अब ये जो लेकर जाना है सामान, इसके लिए मतलब ये बिना एनर्जी के, बिना एटीपी के ये आराम से जा पा रहा है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को आपने क्या बोल दिया, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए अगर एटीपी यूज़ हो रही है, एटीपी रप्चर हो रही है, तो आपने उसको क्या बोल दिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी, ये पहली बात आपको बताई थी। फिर आप लोगों को दूसरी बात बताई थी कि जो एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। मतलब क्या कि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल अगर हाई कंसंट्रेशन में है और यहाँ लो कंसंट्रेशन में है, तो हाई टू लो जो ट्रांसपोर्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड डाउन हील ट्रांसपोर्ट। इसे आप डाउन हील ट्रांसपोर्ट कहेंगे। डाउन हील ट्रांसपोर्ट क्यों, डाउन हील इसीलिए क्योंकि डाउन हील मतलब क्या, हाई टू लो उतर रहे हैं, ठीक है, हाई टू लो जा रहे हैं, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मॉलिक्यूल्स जाते हैं तो उसे डाउन हील ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इसीलिए डाउन हील ट्रांसपोर्ट है। और जब लो टू हाई जाते हैं, यानी कि बाहर सपोज मान लीजिए यहाँ लो कंसंट्रेशन है और यहाँ बहुत हाई कंसंट्रेशन है, अब लो कंसंट्रेशन से सामान कहाँ जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो जब लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे की स्टेयर से आप ऊपर की स्टेयर पर जा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अप हील ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अप हील इन द सेंस कि हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। बात समझ में आई। तो मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक तरीके से बता दिया कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, मॉलिक्यूल्स हमारी सेल्स में या प्लांट सेल्स में दो तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, या तो वो एनर्जी का खर्चा करा कर जाएं, और एनर्जी का खर्चा करा कर जाएंगे तो एनर्जी तो ऊपर चढ़ने में ही लगेगी। ठीक है, तो ऊपर चढ़ने में एनर्जी यानी कि अपहील ट्रांसपोर्ट, यानी कि मॉलिक्यूल्स लो टू हाई जाएंगे। तो लो टू हाई कंसंट्रेशन में जाना इज अपहील ट्रांसपोर्ट, उसी को ही आप क्या बोल देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड इट रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाट, एनर्जी। ठीक है, एंड सेकेंडली पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली इट इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। फाइन, ये सब चीज़ें आप लोगों को लिखवा दी गई होंगी, आप लोग देख लेना, पेजेस पलट के देख लिया करो, रिवाइज करते रहा करो। चलो, ये सब चीज़ें हो गई कंप्लीट। एक क्वेश्चन लिखवाया था, डिस्क्राइब ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। लिखिए भाई, कंप्लीट करो उसे। सबसे पहले डिफ्यूजन, राइट डाउन। डिफ्यूजन लिखेंगे इसमें। अच्छा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस किसके एग्जाम्पल्स थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के थे, किस में लिखवाए थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं, तो क्या डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के लिए एनर्जी चाहिए होगी, नहीं चाहिए होगी। ठीक है, तो डिफ्यूजन में लिखेंगे द ट्रांसफर या द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, the process of transfer of molecules from a region of high concentration to lower, from a region of high concentration या higher concentration to lower concentration, कॉमा डाल के लिखेंगे called diffusion, called diffusion। तो माइंड द वर्ड, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, है ना, लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कैसे भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इसीलिए मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसीलिए ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आगे लिख लेंगे, इट डजेंट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ
एनर्जी, इसे एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए होता, और ये है भी। आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था कि सपोज़ यहाँ पर कोई फ्रेगरेंस वाली चीज़ यूज़ करी और वहाँ तक पहुँच गई, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई एनर्जी थोड़ा चाहिए। हाँ, एटीपी का खर्चा थोड़ा ना आ रहा है। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस, इसमें लिखो, इट इज़ द डिफ्यूजन, it is the diffusion of water molecules, water या फिर solvent। solvent आई थिंक ये टर्म आपने सुना होगा केमिस्ट्री में। हाँ, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ऐसा कुछ पढ़ा है। हाँ, कि सपोज ये ग्लास है, इसके अंदर पानी है, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, उस सॉल्वेंट में आपने शुगर ऐड कर दी, तो शुगर जो है दैट इज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों का जो कॉम्बो बन गया, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू, हाँ जी, कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको आप और अच्छे ढंग से भी लिख सकते हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को। तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट डेफिनेशन बता दी। डिफ्यूजन ही होता है एक तरीके का। डिफ्यूजन क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही मॉलिक्यूल्स जाते हैं। डायग्राम बना लीजिए अगर आप लोगों को याद ना रहता हो तो। ये सेल है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटर मोस्ट कवरिंग पूरा ही आप लोग शेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ मॉलिक्यूल्स दिखा दिए, ये हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई क्लास, वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन में है, तो यहाँ लिख लो हायर कंसंट्रेशन और यहाँ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसको क्रॉस करके, ठीक, तो इसकी लेबलिंग ज़रूर कर लें। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है सेल, ये है वाटर मॉलिक्यूल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसीलिए इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। तो दो बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है ऑस्मोसिस में, लिख लेना, पहले 2 मिनट ध्यान दो। ऑस्मोसिस में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पे स्पेशली कौन से मॉलिक्यूल्स जाएंगे? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स, गैस वैस की बात नहीं हो रही, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स। और दूसरा किसको क्रॉस कर कर जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। डिफ्यूजन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वो तो सिंपल मॉलिक्यूल्स का हाई टू लो जाना। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई टू लो जाना, और उसमें भी किसको क्रॉस करके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो उसको आपने क्या बोल दिया? ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग कि ये क्या पढ़ा दिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हम तो कंफ्यूज ही हुए जा रहे हैं। ये डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, आसान भाषा में आप लोग लिख लो, फिर पूरी डेफिनेशन लिख लो। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन from a region of high concentration, ये दूसरी डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की, और करके आप लोग लिख सकते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो कंसेप्ट है उसी को ही बस यहाँ पर डेफिनेशन बना के लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए रट्टा बिल्कुल नहीं मारना आप लोगों को, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, क्या रटने जैसा है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है भाई क्लास, चलो ये हो गया है कंप्लीट, इतना आप लोग नोट डाउन करो। अब आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने इतना तो सीख लिया था कि जो रूट्स हैं, सपोज ये रूट्स हैं,
ठीक है भाई। अब ये जो रूट्स हैं ये वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, आप लोगों को एपिडर्मिस पढ़ाई थी। तो ये जो एपिडर्मिस है इसी से ही रूट है वो अराइज हो रहे हैं। ठीक, ये है सॉइल। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, आप लोगों को समझ में आ गया कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है उस वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में कुछ टर्म्स यूज़ होंगी, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अब देखेंगे। ठीक है, ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, बेसिक टर्म्स आपको पहले समझा दी, अब उनका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, देखो भाई समझो ध्यान से, ये है सॉइल। ठीक है, ये है सॉइल। तो सॉइल इज द रिजर्वोयर ऑफ वॉट, वाटर एंड मिनरल्स, दोनों चीज़ें मिलेंगी ना, पानी भी मिलेगा यहाँ और मिनरल्स भी मिलेंगे। ठीक, मिनरल्स जैसे कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, आयरन, ये सब मिनरल्स ही हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनको आप बोल देते हैं, एलिमेंट्स बोल देते हैं। तो अब देखिए ज़रा इसमें क्या है, तो सॉइल में सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल्स की। ठीक, देखो ये जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं इनमें मिनरल्स का कंसंट्रेशन, सेल्स के अंदर ही मिनरल्स का कंसंट्रेशन बहुत हाई कंसंट्रेशन में मिलता है। ठीक है, सेल्स के अंदर मिनरल्स का कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत हाई कंसंट्रेशन में मिलता है। ठीक, तो हाई कंसंट्रेशन में मिनरल्स सेल्स के अंदर हैं ऑलरेडी। ठीक है, और उसके कंपैरिजन में, उसके रिलेटिव में अगर देखें तो सॉइल में मिनरल्स कैसी कंसंट्रेशन में है, लो कंसंट्रेशन में है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। अब मुझे बताओ कि अगर मिनरल्स यहाँ जाते हैं, मतलब कि सेल्स के अंदर जाते हैं, लो टू हाई जाते हैं, तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या पैसिव? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही आपने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से कौन सी कंसंट्रेशन में जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन में जाते हैं। और अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एनर्जी की खपत लगेगी ना, एनर्जी का खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये सेल्स एटीपी को ब्लास्ट करती है, रप्चर करती है और इन मिनरल्स को अपने अंदर और ले लेती है। ठीक है, अपने अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाती रहती है। इसको आप ऐसे समझ लो आसान भाषा में। ओके भाई क्लास, तो यहाँ अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गई। प्रोसेस कौन सा यूज़ हुआ, कौन सा प्रोसेस यूज़ हुआ, जल्दी बताइए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मिनरल्स कौन से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए गए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद नेक्स्ट, अब जब यहाँ मिनरल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो पानी उसके कंपैरिजन में कम रह जाता है। ठीक है, तो पानी अंदर हो गया है कम, वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हो गए हैं लो कंसंट्रेशन में। ठीक, जैसे भी मिनरल्स ज़्यादा हो गए तो आप इसको से समझ लो ना, फ्री जो वाटर है, प्योर जो वाटर है वो तो कम हो गया, ऐसा है कि नहीं? तो जो वाटर है वो उसकी कंसंट्रेशन लो, क्योंकि अब पानी के साथ बॉन्डिंग या मैक्सिमम चीज़ें कौन ऐड हो गई हैं, मिनरल्स ऐड हो गए हैं। तो यहाँ वाटर जो है वो है लो कंसंट्रेशन में, और वहीं सॉइल के अंदर वाटर कैसी कंसंट्रेशन में है, हाई कंसंट्रेशन में है। अब वाटर जो है वो कैसे डायरेक्शन में मूव करेगा, अंदर पानी चाहिए। ठीक है, प्लांट को पानी चाहिए, तो प्लांट क्या करेगा, पानी को अपने अंदर लेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अगर वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड जा रहा है तो पहले तो मुझे ये बताओ ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ कि पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ? हाँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स जाते हैं। अब पैसिव में भी हमने दो पढ़े, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो उन दोनों में भी कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि कौन जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, और किसको क्रॉस करके जा रहे हैं, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस करके जा रहे हैं, इसलिए फिनोमिना कौन सा हुआ, ऑस्मोसिस। ओके क्लास, इतनी बात समझ में आई।
तो यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि सॉइल के अंदर जो वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है, प्लांट उसे कैप्चर कैसे करता है, एब्जॉर्ब कैसे करता है। एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करती हैं रूट हेयर्स। ये रूट हेयर जितने ज़्यादा होंगे, वाटर और मिनरल्स उतना इजीली और जल्दी कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए रूट हेयर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये वाटर और मिनरल्स कैसे सेल्स के अंदर जाएंगे, रूट्स की सेल्स के अंदर जाएंगे। सबसे पहले एंट्री मारेंगे कौन, मिनरल्स, और अंदर जाकर के अपनी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा लेंगे, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। जब अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी मिनरल्स की, तो पानी की कंसंट्रेशन अंदर कम हो जाती है, ठीक है। फ्री वाटर उतना नहीं रहता, आप इतना ऐसे समझ लो, प्योर पानी नहीं रहता। वो पानी अब मतलब बिजी हो गया मिनरल्स के साथ, ठीक। तो अब ये जो फ्री वाटर है वो यहाँ पर कम है, लो कंसंट्रेशन में है, और सॉइल में उसके कंपैरिजन में हाई कंसंट्रेशन में है। तो पानी हाई टू लो मूव करेगा, फिनोमेना विल बी ऑस्मोसिस, ठीक है। तो सेल्स की एपिडर्मिस में यहाँ तक तो पानी पहुँच गया, मिनरल्स पहुँच गए। सो सॉइल से वाटर और मिनरल्स एपिडर्मिस तक तो आ गए, ठीक है। मिनरल्स आएंगे, अभी कुछ भी मत लिखना, सब लिखवाया जाएगा। मिनरल्स आएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, और वाटर आएगा कौन से प्रोसेस के ज़रिए, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस पैसिव है या एक्टिव है, एक्टिव, ठीक है। तो इतना आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो एपिडर्मिस है इसमें वाटर और मिनरल्स कैसे आएंगे। अब क्या होता है आगे की कहानी, अभी तक जाइलम में नहीं आया। ये जो रूट है ये रहा जाइलम, ठीक है, ये रहा जाइलम। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि सपोज ये मार्कर है, तो मार्कर में जो इस तरीके से थ्रेड्स अगर निकाल दें हम कैसे भी करके, तो या कुछ थ्रेड्स लगा दे, तो वो हो गए रूट है, ठीक है। और यहाँ बीच में जो बिल्कुल सेंटर में कोर जहाँ पर रिफिल वगैरह रहता है, वो क्या हो गया, एक तरीके से जाइलम हो गया, ठीक है। तो अभी आपको आउटर मोस्ट कवरिंग से पानी और मिनरल्स कहाँ पहुँचाने हैं, जाइलम में पहुँचाने हैं। यहाँ बीच में कई सारी सेल्स आ रही होंगी, है कि नहीं, ठीक है। तो अब हमने पहला स्टेप तो समझ लिया कि बाहर से पानी अंदर कैसे जाएगा, ठीक। अब हमें समझना है पानी यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, जाइलम में कैसे जाएगा। तो भाई पानी है, नेचुरल बात है, किसको क्रॉस कर रहा है, सेल को क्रॉस कर रहा है। सेल में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तब मुझे बता दो कौन सा प्रोसेस लगेगा, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हाँ, वही ऑस्मोसिस ही लगेगा। पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए पहुंच जाएगा कहाँ तक, जाइलम के अंदर, क्योंकि जाइलम में लो कंसंट्रेशन थी पानी की, पानी था ही नहीं, बहुत कम था। और इन सेल्स के पास तो भरमार है, ये तो ले रही हैं सॉइल से। यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, तो हाई टू लो फिनोमेना विल बी ऑस्मोसिस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ तक तो आ गया पानी जाइलम तक, ठीक है। मिनरल्स वगैरह भी आ गए उसमें डिजॉल्व होके, और ये जाइलम भी आ गया, जाइलम के अंदर पानी आ गया। अब जाइलम से पानी कहाँ पहुँचाना है, तीसरा स्टेप ऊपर, ठीक है, यानी कि स्टेम में पहुँचाना है। तो स्टेम में पहुँचाने के लिए अब यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि फिनोमेना अगेंस्ट ग्रेविटी है। पानी जो है जनरली उसे वो सॉइल में रहता है, अब उसे अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर चढ़ना है। तो इसीलिए कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होना चाहिए जो पानी को ऊपर की तरफ पहुंचवा दे या खींच ले, ठीक है। तो इसीलिए वो स्टेप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इतना पहले आप लोग लिख लो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं थर्ड स्टेप। पहला स्टेप हमने ये पढ़ा, दूसरा स्टेप हमने ये पढ़ा, ठीक है। और तीसरा स्टेप अब जाइलम से पानी कहाँ पहुँचाना है, ऊपर, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप लोग इतना कंप्लीट करो। हेडिंग बनाओ। हेडिंग बनाइए भाई क्लास। मैकेनिज्म ऑफ water and minerals transportation. mechanism of water and minerals transportation, mechanism या फिर process, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे
पहले डायग्राम ही बना लो। तो पहले प्लांट का डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद सॉइल, ठीक, इसमें ही आगे लिख लेना सॉइल में H2O प्लस मिनरल्स, ये दोनों चीज़ें होती हैं ना, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, सैप। ठीक है, वाटर प्लस मिनरल्स इज इक्वल्स टू सैप, ये सॉइल में प्रेजेंट है। अब जो रूट्स हैं उसमें देखो कुछ इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दिखा लो जो मिनरल्स हैं, डिफरेंट पेन्स का इस्तेमाल करना। ओके, मिनरल्स यहाँ है लो कंसंट्रेशन, ठीक है, मैं ब्लैक पेन यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मिनरल्स का सिंबल हम लोग एक ट्रायंगल से दिखा देते हैं। ठीक, इन सेल्स के अंदर मिनरल्स लिखना डिफ़िकल्ट होगा, एक ट्रायंगल से आप लोग उनका सिंबल ले लो। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रायंगल दिखा दिया, तो ये रहा। आप लोग कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये मिनरल्स मैंने सेल के अंदर दिखा दिए, कौन से कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन में, तो ब्रैकेट में लिख लो H। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लिया H, यानी कि हायर कंसंट्रेशन। अंडरस्टूड है आप लोगों को? यहाँ पर आप L भी लिख सकते हो, कैपिटल L। अब यहाँ मिनरल्स जो हैं ये इस तरीके से जाते हुए दिखाओगे। ठीक है भाई क्लास, कौन से प्रोसेस के ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों है वो सब क्लियर है, अभी बता दिया है थोड़ी देर पहले। अब दूसरे पेन का इस्तेमाल करेंगे। मिनरल्स हो गए, वाटर दिखा दो, ऊपर वाले सेल में दिखा दो, इसमें भी दिखा सकते हैं बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप लोग पानी दिखा दो कुछ ऐसे, ये ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, कई बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कुछ सेल्स मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, कुछ सेल्स वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पानी अंदर तभी जाएगा जब अंदर पानी की कमी होगी। ठीक है, अंदर पानी की कमी क्रिएट कर कौन रहा है, मिनरल्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जब मिनरल ज़्यादा हो जाएंगे पानी कम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कौन सी कंसंट्रेशन में है, हाई कंसंट्रेशन में। यहाँ पे पानी कैसी कंसंट्रेशन में है, लो कंसंट्रेशन में। तो फिनोमिना विल बी, कौन सा फिनोमिना, ऑस्मोसिस। तो इनको आप लोग बॉक्स में पैक कर लो, ऑस्मोसिस को और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है भाई क्लास, यहाँ लिख लेना रूट एपिडर्मिस, ये क्या है, रूट एपिडर्मिस। ठीक, अब ज़रा आगे इसको कंप्लीट करो। इसमें लिखेंगे सॉइल इज द रिजर्वॉयर ऑफ, ये एक्सप्लेनेशन है, सॉइल इज द रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर मीन्स सोर्स, स्पेलिंग है RESERVOIR। सॉइल इज द रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
कौन से न्यूट्रिएंट्स? वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट या फर्स्टली मिनरल्स फ्रॉम सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड, minerals from soil are transported from soil are transported into root cells by active transport. ठीक है, पहले ये रूट सेल्स में एंट्री मारेंगे कौन? मिनरल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। इसकी वजह से क्या होगा? दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन रूट सेल्स। तो इसकी वजह से क्या होगा? मिनरल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी रूट सेल्स में, और पानी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि घट जाएगी? घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मिनरल ज़्यादा हो गए। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन रूट सेल्स एंड वाटर कंसंट्रेशन इन these root cells decrease। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, नाउ वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर फ्रॉम सॉइल, ब्रैकेट में हायर कंसंट्रेशन, to the root cells, ब्रैकेट में लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, हैविंग हायर कंसंट्रेशन, हैविंग लोअर कंसंट्रेशन। तो नाउ वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर फ्रॉम सॉइल टू द रूट सेल्स बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि मिनरल्स क्योंकि पहले एंटर हो गए, उन्होंने अंदर वाटर की कमी कर दी, वाटर की कंसंट्रेशन कम कर दी, इसीलिए पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए एंटर हुआ। हाँ, क्योंकि मिनरल्स जो हैं, अगर कुछ सोचो, वो नहीं जाते, तो वैसे तो सेल्स में पानी अच्छी खासी क्वांटिटी में था ही, लेकिन मिनरल्स चले गए रूट सेल्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, जिसकी वजह से क्या हुआ? उन्हीं रूट सेल में पानी की कंसंट्रेशन मिनरल्स की तो बढ़ गई और पानी की घट गई। तो पानी की कंसंट्रेशन अगर कम हो जाती है तो प्रोसेस फिर अंदर का लोअर कंसंट्रेशन हो गई और बाहर हाई कंसंट्रेशन हो गई। तो हाई टू लो फिनोमेना विल बी ऑस्मोसिस। ठीक है, ये कंप्लीट कर लो आप लोग। यहीं इसी डायग्राम में ऐसे दिखा लो, ये है जाइलम। ठीक है, और यहीं से पानी अब कैसे पहुंचेगा? जाइलम में। ठीक है, इसी को ही लिख के ख़त्म करो, डायग्राम में दिखा लो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पानी जाइलम तक भी आ गया। अब पानी नेक्स्ट कहाँ पर जाना है? जाइलम से ऊपर। ठीक है, तो अब इसको ज़रा समझते हैं। देखिए हुई क्लास, तो अब जो वाटर है जैसे ही जाइलम में आ जाएगा तो यहाँ पर कुछ प्रेशर बढ़ेगा, पानी की प्रेजेंस की वजह से प्रेशर बढ़ेगा ना रूट के अंदर। ठीक है, तो रूट्स के अंदर
पानी की एंट्री होने की वजह से या पानी की प्रेजेंस की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो जाता है, उसी प्रेशर को आप क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। तो ये जो रूट प्रेशर है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पानी है ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाएगा, क्योंकि ऊपर पानी का प्रेशर लो है, पानी की कमी है ना, तो पानी उतना है नहीं, और यहाँ तो पानी काफ़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो पानी यहाँ पर रूट्स में एक प्रेशर एग्जीक्यूट करेगा, उसी को ही आप क्या बोल देते हैं यहाँ पे, रूट प्रेशर बोल देते हैं। तो ये जो रूट प्रेशर है ये पानी को एक सर्टेन हाइट तक चढ़ाने में मदद करता है। सर्टेन हाइट का मतलब जो ज़्यादा लंबे प्लांट्स नहीं हैं, शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे आपके घरों में पॉट्स वगैरह में, प्लांट पॉट्स में लगे रहते हैं, ठीक है, तो इतने हाइटेड प्लांट्स में जो पानी है वो रूट प्रेशर से ऊपर चढ़ने में मदद करता है। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है रूट्स के अंदर, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो प्रेशर पानी को ऊपर की तरफ ढकेल देता है, ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, टॉल हाइटेड प्लांट्स में, यानी कि जो बहुत लंबे प्लांट्स होते हैं, जो बहुत मीटर्स में जाते हैं, तो ये जो प्लांट्स हैं इनके केस में रूट प्रेशर काफ़ी नहीं होता, मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है जो इतना ऊंचाई तक पानी को पहुंचा दे, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे दूसरा फोर्स काम आता है अपार्ट फ्रॉम रूट प्रेशर। रूट प्रेशर भी वहाँ रहता है, बट मैक्सिमम जो मतलब पानी को ऊपर तक पहुँचाने का काम है या खींचने का काम है, वो एक दूसरा फोर्स करता है। वो दूसरा फोर्स का नाम क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। इसको ज़रा समझेंगे ये क्या कंसेप्ट है। अभी तक आप लोगों को क्या क्या बता दिया, मैं एक बार ब्रीफ कर दूं। हमने आज की क्लास में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पहले आप लोगों को लिखवा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि जो पानी है वो सॉइल से एपिडर्मिस में, आउटर मोस्ट लेयर में कैसे जा रहा है, ठीक है। मिनरल्स जाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए और वो जाएगा ऑस्मोसिस के ज़रिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। पानी जब यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है तो ऑस्मोसिस ही, जाइलम तक भी आ गया। अब जब यहाँ पर आ जाता है तो अब हम सीख रहे हैं यहाँ से ऊपर कैसे चढ़ेगा। तो ऊपर चढ़ाना है पानी को। अब इसमें दो केस आ गए, एक तो शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स और एक लार्ज हाइटेड प्लांट्स। तो जो शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स हैं उसमें कौन सा फोर्स एग्जीक्यूट, मतलब कौन से फोर्स के ज़रिए पानी ऊपर चढ़ जाएगा, रूट प्रेशर के ज़रिए। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से रूट में प्रेशर जनरेट हो जाता है और वो पानी को ऊपर चढ़ाने में मदद करता है, दैट इज़ रूट प्रेशर। लेकिन लार्ज हाइटेड प्लांट्स में कौन सा फोर्स यूज़ होगा, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। देखिए भाई ध्यान से समझिएगा कि ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट आप लोग जानते हैं शूट सिस्टम होता है, इसी को ही आप एरियल सिस्टम भी बोल देते हैं। एरियल का मतलब होता है अबव ग्राउंड, ठीक है, यानी कि जो हवा के कांटेक्ट में है, सिंपल, ठीक है, जो ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट है जितना भी प्लांट का पार्ट, उसे एरियल पार्ट बोल देते हैं। तो ये जो एरियल पार्ट होता है इसमें आपको लीव्स भी मिलेंगी, आपको स्टेम भी मिलेगा, ठीक है। तो स्टोमेटा के ज़रिए या फिर पोर्स के ज़रिए, ये जो पोर्स होते हैं लीव्स के सरफेस पर, आप लोग जानते हैं लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स की सरफेस पर, मैं इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये समझ में आ गया होगा। देखो ये है लीफ, ठीक है, ये सपोज कोई लीफ है। इसी लीफ में अब क्या क्या सामान प्रेजेंट है, ध्यान से समझना भाई। जैसे आपको उस दिन बताया था, जैसे हमारी पूरी बॉडी पे आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी चढ़ी हुई है, स्किन की, ठीक है, ऐसे ही पूरी प्लांट बॉडी पे जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है वो किसकी चढ़ी हुई है, एपिडर्मिस की, ठीक है। रूट्स की एपिडर्मिस भी हमने देख ली, ऐसे लीव्स के ऊपर भी एपिडर्मिस है, फाइन। तो उस एपिडर्मिस को मैंने कुछ ऐसे दिखा दिया, कुछ इस तरीके से, और यहाँ जगह जगह एपिडर्मिस के पोर्स,
ठीक है, इसको समझिए ज़रा ध्यान से। देखो भाई क्लास कि ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, वही आउटर मोस्ट कवरिंग को हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे सपोज़ ये आप लोग थोड़ी देर के लिए मान लो ये लीफ है, और इसके ऊपर जो भी आउटर मोस्ट कवरिंग थी उसको हमने यहाँ दिखा दिया, और जगह जगह यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, वो जो माइन्यूट पोर्स आ रहे हैं वो हमने कुछ ऐसे दिखा दिए। ठीक है, 3D में ऐसे समझ लो, वो दिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए 2D डायग्राम आपके सामने है। तो ये जो पोर्स प्रेजेंट हैं, इन्हीं पोर्स को आप क्या बोल देते हो, स्टोमेटा। सिंगुलर है तो स्टोमा, क्योंकि बहुत सारे होते हैं इसीलिए स्टोमेटा। ओके, तो ये जो स्टोमेटा होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो लीव्स हैं इनके अंदर आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है। तो यही स्टोमेटा के ज़रिए कौन एंटर करता है, CO2 गैस एंटर करती है। ठीक है, और प्लांट्स उसके बदले जो ऑक्सीजन निकालते हैं वो ऑक्सीजन भी कहाँ से निकलेगी, इसी स्टोमेटा से निकलेगी। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज में स्टोमेटा का रोल है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब एक ज़रिए से गैस आ रही है और दूसरे तरीके से गैस निकल रही है, तो एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए गैसियस एक्सचेंज में स्टोमेटा का रोल है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का, इसका फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज के अलावा इसका फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, यानी कि पानी का वेपर्स की फॉर्म में लॉस होना, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। भाई आप लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ये हमारे जैसा लाइफस्टाइल तो इनका है नहीं, हम लोग तो घरों में रहते हैं, हम लोग सनलाइट से भी बच जाते हैं, बहुत तेज़ आंधी तूफान कुछ आ रहा है उससे भी बच जाते हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, प्लांट्स को एक ही जगह स्टेगनेंट पोजीशन पर रहना है, उन्हें सनलाइट भी फेस करनी है, उन्हें हार्श टेम्परेचर भी फेस करना है ना, उन्हें और दूसरी कंडीशंस भी फेस करनी है, तो उन्हें बहुत मतलब डिफ़िकल्ट कंडीशंस फेस करनी है। ठीक है, अब खुद सोचो बाहर इतनी इंटेंस गर्मी, इतना हाई फाई टेम्परेचर है ना, तो हम लोग तो अगर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं तो आप लोग जानते हैं क्या कंडीशन होती है। तो प्लांट्स जो हैं अपने आप को इतने हाई सनलाइट और हाई टेम्परेचर से कैसे बचाते हैं। देखिए आप लोग समझिए कि ये जो प्लांट बॉडी है, जब हाई टेम्परेचर होता है या बहुत तेज़ सनलाइट होती है या गर्मी बहुत पड़ रही होती है, तो उस दौरान जो भी हीट एनर्जी है, ठीक है, जो भी हीट अंदर बॉडी में जनरेट हो रही है, वो हीट बाहर निकलती है पानी के ज़रिए। कैसे कि ये जो प्लांट होता है ये पानी को निकालता है, ठीक है, वाटर को निकालता है, उस वाटर के ज़रिए और क्या क्या निकल जाता है, हीट निकल जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम लोग गर्मियों में स्वेटिंग करते हैं। ठीक है, आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो स्वेटिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, पसीना हमारी बॉडी से निकलता है, तो जो पसीना निकल रहा है, स्वेट निकल रहा है, वो स्वेट बॉडी की क्या और रिलीज़ करवा रहा है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी भी अपने साथ निकलवा कर ले जा रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, एवापोरेशन होता है, और हम लोग कूलिंग इफेक्ट हम लोग महसूस करते हैं। सेम कंडीशन प्लांट के साथ है। तो प्लांट्स जो हैं जब उनमें वाटर का लॉस होता है, तो उस वाटर के लॉस के साथ साथ और क्या क्या लॉस होने लग जाता है, हीट भी लॉस हो जाती है। ठीक है, जो भी अंदर हीट जनरेट हो गई थी इतने हाई फाई टेम्परेचर से या रिएक्शंस वगैरह के ज़रिए, वो हीट भी उस पानी के ज़रिए निकल जाती है। तो प्लांट कूल महसूस करता है, एक कूलिंग इफेक्ट उसमें जनरेट हो जाता है। तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्लांट जल जाएगा। ठीक है, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो प्लांट बॉडी होती है उसमें जो भी एरियल पार्ट्स हैं, और एरियल पार्ट्स में जो पोर्स प्रेजेंट हैं, ये पोर्स लीव्स में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा प्रेजेंट है इनसे पानी जो है वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ होता है और अपने साथ साथ हीट भी बहा कर ले जाता है, तो इसकी वजह से प्लांट कूल महसूस करता है। तो इसीलिए जो ट्रांसपिरेशन होता है वो बहुत ज़रूरी है। फाइन, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ट्रांसपिरेशन है क्या, लॉस ऑफ वाटर वेपर, और क्यों ज़रूरी है, कूलिंग इफेक्ट के लिए।
ये हमें क्लियर हो गया। लेकिन आप खुद सोचो, पानी ऐसे लॉस होता रहेगा, इतनी देर तक टेम्परेचर हाई रहता है, सुबह के 5 बजे से आप ले लो और शाम के 6 बजे तक, ठीक है, 7 बजे तक। आप लोग जानते हो समर्स में जो डे टाइम है, ड्यूरेशन है, वो ज़्यादा होता है। तो अब भाई रिजल्ट क्या निकलेगा, पानी बहुत लॉस करेगा। पानी इतना लॉस करेगा तो ऊपर पानी की कमी हो जाएगी, है ना, एरियल पार्ट्स में पानी की कमी हो जाएगी ना। तो ये जो कमी होती है ना, ये जो डेफिशिएंसी होती है, ये नीचे से पानी को खींचती है, ठीक है, एक फोर्स जनरेट करती है जिसकी वजह से पानी नीचे से कहाँ खींचा चला आता है, ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उस फोर्स को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल क्या कंसेप्ट हुआ, ट्रांसपिरेशन पुल एक तरीके का फोर्स है जिसकी वजह से जो वाटर है वो टॉल हाइटेड प्लांट्स में नीचे से ऊपर की तरफ खिंचा चला आता है। और क्यों ये फोर्स कैसे जनरेट हुआ, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता, खुद सोचो, तो पानी अगर लॉस ही नहीं होगा तो पानी रहेगा वहाँ पे, रहेगा तो फिर क्यों पानी ज़बरदस्ती ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए पानी लॉस हो रहा है, इसलिए एक ज़बरदस्त स्कारसिटी, कमी डेवलप हो गई है। और उसी स्कारसिटी के चलते पानी नीचे से ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से पुल किया जाता है। उसी को ही आप क्या बोल देते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। समझ गए भाई। तो ये सारा कुछ कंसेप्ट था ट्रांसपिरेशन पुल का, ओके। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप, यानी कि पानी नीचे से जब ऊपर की तरफ चढ़ता है तो एसेंट का मतलब होता है चढ़ना। और किसका चढ़ना, सैप का। सैप यानी कि वाटर और मिनरल्स, ठीक है। तो वाटर और मिनरल्स जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो उसको आप क्या बोल देंगे, एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप कराने के लिए, पानी और मिनरल्स को ऊपर चढ़वाने के लिए कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हुए, शॉर्ट हाइटेड प्लांट में मेनली कौन हुआ, रूट प्रेशर। और लार्ज हाइटेड प्लांट में मेनली कौन हुआ, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि शॉर्ट हाइटेड प्लांट में ट्रांसपिरेशन नहीं होता, ट्रांसपिरेशन उनमें भी होता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम ऊपर पानी खींचने का जो फोर्स है वो लार्ज हाइटेड प्लांट में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है भाई। क्लास बिल्कुल समझ गए। तो हमें ये तो समझ में आ गया था कि पानी पहले जाइलम तक पहुंचेगा, जाइलम से अब ऊपर भी कैसे चढ़ेगा, एसेंट ऑफ सैप कैसे होगा, वो भी हमने समझ लिया दोनों फोर्सेस के साथ, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी यहाँ कवर अप करवा दिया गया है, ठीक है, क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, ठीक। अब एक और कंसेप्ट समझ लो, सारा एक साथ लिखवा देंगे। एक और कंसेप्ट समझ लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब किन फैक्टर्स की वजह से ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, किन फैक्टर्स की वजह से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ट्रांसपिरेशन अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब पानी बहुत तेज़ी से लॉस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन अगर कम होगा तो पानी बहुत कम लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। तो आप ही लोग बता दो, ये तो ईजी है। नंबर 1, सपोज़ अगर हम बात करें सनलाइट, तो सनलाइट जो है अगर वो ज़्यादा हो जाएगी, तेज़ होगी, तो अब आप लोग मुझे बताओ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा कि कम होगा। अगर सनलाइट हमने बढ़ा दी, उसका इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा कर दिया, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली ये तो हाई हो जाएगा, क्योंकि जितनी तेज़ सनलाइट होएगी प्लांट अपने आप को कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा दिलाने के चक्कर में उतना ही पानी लॉस करेगा ताकि उतनी हीट एनर्जी निकले और वो कूलिंग इफेक्ट महसूस कर सके, ठीक है। तो नेचुरल बात है ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। और ऐसे ही सनलाइट अगर कम होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। दूसरा हो गया टेम्परेचर, इसका भी सेम कंसेप्ट है। टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे, बताओ फिर ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो, ठीक है। कैसे, वो वही वाला कंसेप्ट है। तीसरा जो है वो हो गया विंड। विंड की बात हो रही है, एयर की नहीं, ठीक है। एयर और विंड में डिफरेंस है ना, एयर तो हमेशा ही होती है हमारे चारों ओर, बट जब वो बहना शुरू कर दे दैट इज़ कॉल्ड विंड, यानी कि हवा चलनी शुरू कर दे तो उसको विंड बोल देते हैं। तो अब ये जो विंड है, ये बताओ
इसके चक्कर में प्लांट ट्रांसपिरेशन ज़्यादा करेगा या कम करेगा? खुद सोचो। अगर विंड बहेगी, बहुत तेज़ी से हवा चलेगी, तो वो अपने साथ साथ उतनी जल्दी इवेपोरेशन भी करवा देगी। मतलब प्लांट ने सपोज थोड़ा ट्रांसपिरेशन करा, वाटर का लॉस करा, ठीक है। अब वो जो वाटर का लॉस किया, हवा बहुत तेज़ी से बह रही है, अब हवा बहुत तेज़ी से बह रही है, वो उतना ही जल्दी इवेपोरेशन करा देगी, उतना ही जल्दी ले जाएगी वाटर वेपर को, ठीक है। फिर प्लांट और रिलीज़ करेगा। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं विंड अगर ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन जो है उसका रेट भी बढ़ जाएगा। और चौथा, नंबर 4 इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, वाटर कंटेंट इन एयर। एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर या वाटर की थोड़ी बहुत क्वांटिटी प्रेजेंट होती है हवा के अंदर, ठीक है, जैसे बारिश के मौसम में हो जाती है, तो उसको आप क्या बोल देते हैं? ह्यूमिडिटी। तो अगर हवा में पहले से ही पानी है, तब मुझे बताओ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा कि घटेगा? हवा में पहले से ही पानी है, हाइयर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो अब जो ट्रांसपिरेशन है वो लो हो जाएगा, क्योंकि आप वो जो आपको ट्रांसपोर्ट के फोर्सेस बताए थे, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये आप ऐसा नहीं है सिर्फ वो वहीं तक ही है, या आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहीं उनकी एप्लीकेशन यहाँ भी आ रही है। ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर का कंटेंट, मॉइस्चर का कंटेंट जब एयर में रहता है, तो एयर में पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो और कितना ले लेगी, ठीक है। अगर प्लांट रिलीज़ भी करेगा तो वो कितना ले लेगी, ठीक है। तो इस वजह से जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है यानी कि एयर के अंदर वाटर का कंटेंट बढ़ता है, तो ट्रांसपिरेशन कम होता है, क्योंकि एयर की इतनी एबिलिटी नहीं कि वो इतना होल्ड कर सके पानी को, ठीक है भाई क्लास। तो ये सब कुछ था फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन में। अब इतनी बातें आप लोग लिख लो, सारे फोर्सेस वगैरह, चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, लिखो अब। मैकेनिज्म वाले जो हेडिंग लिखवाई थी आप लोगों को, उसी में ही चल रहा है ये। इसमें लिखेंगे तो जाइलम से ऊपर पानी को पहुंचवाना था, तो इसमें लिखो अगली सब हेडिंग बनाओ, एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप। इसमें लिखो सैप इज कंडक्टेड upwards to aerial parts, एरियल पार्ट्स मतलब अबव ग्राउंड, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। आगे लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ सैप, यहाँ एक वर्ड और ऐड कर लो भाई, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप फ्रॉम रूट्स टू अबव पार्ट्स, कॉमा डाल के, कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। इस प्रोसेस को ही आप एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये एसेंट ऑफ सैप इन शॉर्ट हाइटेड प्लांट, यहाँ लिख लो इन लार्ज हाइट प्लांट्स। तो शॉर्ट हाइट प्लांट में मेनली ड्यू टू रूट प्रेशर, ड्यू टू रूट प्रेशर sap
moves upward. ठीक है, रूट प्रेशर क्या होता है यहाँ लिख लेना. The pressure in roots due to water. या ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर. यहाँ दो वर्ड्स और ऐड कर लो, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर. और यहाँ लिख लो मेनली ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल. sap moves upward. Transpiration pull is the force generated due to transpiration. ओके तो ये तो आपको बता दिया एसेंट ऑफ सैप, पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा वो सारा कुछ क्लियर हो गया. अब क्योंकि ट्रांसपिरेशन की बात यहाँ आ गई है तो ट्रांसपिरेशन अगली हेडिंग बनाइए. ट्रांसपिरेशन ये अगली हेडिंग है, सब हेडिंग नहीं. ट्रांसपिरेशन इसमें लिखो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ vapors. Mind the word vapors है भाई. in the form of vapors from aerial parts. aerial parts मतलब वही above ground. aerial parts of plant. कॉमा डाल के लिखेंगे called transpiration. इसी को ही आप क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन. ठीक. सिग्निफिकेंस, ट्रांसपिरेशन क्यों ज़रूरी है. नंबर 1 फॉर कूलिंग इफेक्ट. कूलिंग इफेक्ट इन प्लांट्स. कूलिंग इफेक्ट कैसे, ड्यू टू वाटर लॉस, एक्सेसिव हीट is also lost. ठीक है. और नंबर 2 फॉर इट क्रिएट्स या इट जनरेट्स ट्रांसपिरेशन पुल. ये ट्रांसपिरेशन पुल भी जनरेट करता है ड्यू टू विच water moves या sap moves upwards. ठीक है. ये तो लिखवा दिया आपको ट्रांसपिरेशन. आगे और लिख लो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं. नंबर 1 इसमें पहले आप लोग लिखो देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स. देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स ड्यू टू विच रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. ठीक है, मतलब ज़्यादा होगा कि कम होगा. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड. कौन से हैं. नंबर 1 इज सनलाइट. तो अगर सनलाइट बढ़ेगी, यहाँ से दिखा लो, सनलाइट बढ़ेगी तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन. हाँ जी, बढ़ेगा कि घटेगा.
बढ़ेगा, और वाइस वर्सा, उल्टा भी है, सनलाइट घटेगी तो ट्रांसपिरेशन भी, ठीक है। नंबर 2 टेम्परेचर, इसके साथ भी सेम है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा, और वाइस वर्सा। नंबर 3 विंड, इसमें विंड ठीक है। और नंबर 4 ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन एयर, लिख लेना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन एयर अगर ना पता हो तो। और इसमें लिख लो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो ट्रांसपिरेशन घटेगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा सब में लिखना है। कंप्लीटेड हो गया इतना, चलो। ठीक है क्लास, तो क्या क्या कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट किया चैप्टर। यही था इसके अंदर कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, कौन से टिश्यू ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्लियर है, फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करेगा, और कौन सी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा ये सब हमने सीख लिया। और फूड जो है वो पानी के ज़रिए ही ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो था प्रोसेस वो काफ़ी लेंदी था, इम्पॉर्टेंट भी था। तो वाटर में ही फूड डिज़ोल्व होगा सुक्रोज की फॉर्म में, और फिर वो जैसे पानी चढ़ रहा था उतर रहा था वैसे ही सेम। तो यहाँ पर जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें पहले आप लोगों को बेसिक टर्म्स बताई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डायरेक्शन याद रखना, ऐसा कुछ है नहीं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं चाहिए होती तो नेचुरल बात है, जो नेचुरल प्रोसेस ही होगा, हाई टू लो ही जाएगा। और लो टू हाई अगेंस्ट काम हो रहा है तो अगेंस्ट काम कराने के लिए तो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ एटीपी खर्च होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशन सीखी कि पहले रूट्स में पानी कैसे एंटर करता है, पहले मिनरल्स एंटर करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, फिर पानी एंटर करेगा ऑस्मोसिस के ज़रिए, ठीक है। फिर पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा, एसेंट ऑफ सैप कैसे होगा, वो दोनों फोर्सेस हम लोगों ने देख लिए, रूट प्रेशर भी और ट्रांसपिरेशन पुल भी। ट्रांसपिरेशन भी हम लोगों ने डिटेल में देख लिया कि क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, क्लियर। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट। अब एक छोटा सा टॉपिक है वो और आप लोग लिख लो, मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स वाला जो सेक्शन है ये और देख लीजिए। मिनरल्स होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं प्रेजेंट इन सॉइल। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब चाहिए होते हैं प्लांट्स को फॉर डिफरेंट पर्पस। जैसे अगर नाइट्रोजन प्रोटीन्स के को बनाने के लिए चाहिए, है ना, ऐसे ही जो फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, पोटेशियम जो है ये उसको एटीपी को बनाने के लिए चाहिए। तो इस तरीके से सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। तो मिनरल्स जो हैं ये दो तरीके के कैटेगरी है इनकी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
तो मैक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो ये वो मिनरल्स हैं विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, जो आपको ज़्यादा मतलब प्लांट को ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो हो गए मैक्रो, और जो कम कंसंट्रेशन में चाहिए उनको आप क्या बोल देंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज़, स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें आप लोग एग्जांपल लिख लो जैसे कि नाइट्रोजन एक्सेट्रा, और इसमें एग्जांपल जिंक, ठीक है, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब क्या हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इतना लिखो पहले आप लोग। कंप्लीटेड। अब आप लोग एक होमवर्क ले लो, चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर ही शुरू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली या तो इकोसिस्टम या फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, इनमें से ही कोई देख लेंगे जो भी लगेगा। अच्छा, अब आप लोग एक होमवर्क ले लो, एक क्वेश्चन आप लोगों को कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में पानी क्यों चाहिए, ठीक है, क्या क्या किन किन प्रोसेस में के लिए पानी चाहिए होता है। तो ये आप लोगों को होमवर्क में लिखना है, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनके लिए हमें प्लांट को वाटर रिक्वायर्ड है। ओके, कुछ भी फोटोसिंथेसिस के लिए, कूलिंग इफेक्ट के लिए, जो भी है, तो आपको 2 to 3 पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करना है। ओके क्लास, तो आज का ही होमवर्क है, चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया है। इतना आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर करो, जल्दी इसका टेस्ट भी होगा। ठीक है, चलो ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।